हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 का ज्योग्राफी में चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसमें सौरमंडल था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, जैसे कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, ताप कटिबंध पृथ्वी का क्या क्या है, जो ग्लोबल मीन टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लोब क्या होता है। आप लोग इस तरह का बहुत सारे ऑफिस में, स्कूल में देखे होंगे, इसी को ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब क्या है? तो ये पृथ्वी का छोटा रूप है। हमारा पृथ्वी जिस तरह से है सेम वैसे ही रूप है, इसी को ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग घुमा सकते हैं। जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उस तरह से इसको भी हम लोग इस तरह से अगर घुमाएंगे ना तो ये घूमेगा। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा रूप है। ठीक है, बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही बना होता है। कौन सा देश कहाँ पे, ये सब कुछ इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो यही है ग्लोब। ठीक है, अब इसमें आप लोग समझ लीजिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर होता है, क्योंकि उसका आप लोग को आगे समझने में काम आएगा। तो देखिए, इस तरह से हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस साइड को पूरब बोलते हैं, यानी कि ईस्ट। इस साइड हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस ग्लोब में ही देख सकते हैं। अगर हम देखिए, बिल्कुल बीच, इधर से एक बीच का लाइन खींच देते हैं, इधर से बीच का लाइन खींच देते हैं। तो अगर हम इस साइड आते हैं, राइट साइड, तो वो पूरब कहलाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो वो पश्चिम कहलाएगा। अगर हम अप साइड जाते हैं ऊपर की तरफ तो वो उत्तर है, और नीचे साइड जाते हैं तो दक्षिण है। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्वेटर क्या है? तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और एक ऐसा लाइन है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजर रहा है। रियल में नहीं है, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, और ये वृत्ताकार रेखा है जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो इस रेखा को कहा जाता है विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर, और इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस रेखा के चलते पृथ्वी दो गोले में, मतलब दो अर्ध गोले में बट गया। तो ऊपर की तरफ जो है गोला यानी अर्ध गोला, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, हम आप लोग को पहले ही बता दिए। और नीचे साइड जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ऊपर के तरफ नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं क्या है? तो इसी रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं पृथ्वी के ऊपर और नीचे, मतलब इसके उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो भी रेखाएं हैं उन सबको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मतलब इस तरह से जितनी भी रेखाएं गई है, इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो रेखाएं ऊपर से नीचे आती है उनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा के बारे में अभी हम लोग और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो अक्षांश रेखा समझ गए। और ये कैसी रेखाएं होती है? वृत्ताकार, मतलब पृथ्वी को पूरा गोल घेरे हुए, ये वृत्ताकार रेखा है। इस तरह से ये गोल घुमा हुआ पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है ना। तो टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 181 है। और इन दोनों के बीच, मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच, जैसे कोई भी दो अक्षांश रेखा लेंगे, एक इसको और इसको ले लेंगे, तो इसी को हम, इसका जो बीच का दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। और इसको किस में नापते हैं हम लोग? डिग्री में। अब डिग्री में कैसे नापते हैं उसको अच्छा से समझते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है इसको हम लोग 0 डिग्री नापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से हम एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये जो भूमध्य रेखा है और ये जो लाइन है इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? मान लेते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस जगह पे 30 डिग्री हुआ।
तो इस जगह से जो लाइन जाएगा उसको हम लोग 30 डिग्री अक्षांश बोलेंगे। समझ में आ गया? उसी तरह ये 30 डिग्री तो बोलेंगे, लेकिन इसके साथ क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे, यानी कि उत्तर। 30 डिग्री उत्तर, क्योंकि ऊपर के साइड उत्तर है। यही वाला अगर मान लेते हैं कि नीचे एक लाइन है इस तरह से, और यहाँ से अगर हम एंगल नापेंगे इस जगह का, यानी भूमध्य रेखा और इस रेखा के बीच का कोण, तो वो अगर मान लेते हैं 50 डिग्री आया, तो ये जो रेखा है ये 50 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। ठीक है? तो मतलब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इधर, जैसे यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह पूरा बिल्कुल ऊपर चला जाएंगे बिल्कुल सीधे में, तो वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है? समझ गए ना? मतलब इस तरह से एक एक डिग्री पर एक एक लाइन है, उन सबको अक्षांश रेखा कहेंगे। जैसे पहला लाइन अगर एक गया, ये 1 डिग्री, फिर इस तरह 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से टोटल कितने हैं? 90 तक है। 90 रेखा इस साइड, 90 रेखाएं इस साइड, और बीच में भूमध्य रेखा, तो टोटल मिला के 181 गो हो गया। ठीक है? तो बहुत सारे अक्षांश रेखा है, लेकिन हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा के बारे में ही पढ़ना है। वो अक्षांश रेखाएं कौन कौन है? तो आप लोग देखिए यहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है? कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मकर रेखा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया आर्कटिक सर्कल, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब ये सब का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जो कर्क रेखा है, ठीक है, उसका कितना होता है? 23.5 डिग्री। ठीक है? मतलब नॉर्थ में। इसको अच्छा से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है? अब यहाँ बिल्कुल बीच में भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर एक रेखा जो है वो कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तर में, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये कितना में? 23 और आधा। ठीक है? इतना डिग्री उत्तर में। इसी तरह 23 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया भूमध्य रेखा। इसी तरह इसके ऊपर एक और अक्षांश रेखा है जो कितना है? 66.5 डिग्री में। ठीक है? 66.5, और वो भी नॉर्थ में होगा, उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त। और इसी तरह दक्षिण की तरफ भी एक रेखा है 66.5 डिग्री। मतलब ये आप लोग को याद रखना, एक 23.5 डिग्री और एक 66.5 डिग्री, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण दोनों में। ठीक है? और इसके आधार पर जो हमारा पृथ्वी है ना, इसको कुछ ताप कटिबंध में बांटा गया है, यानी कि हीट जोन में बांटा गया है। ठीक है? एक बार आप लोग को हम फिगर दिखा के क्लियर करते हैं। ठीक है? देखिए, यहाँ से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को हम बताएं कि जो बिल्कुल बीच में लाइन है इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, यानी इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि नॉर्थ में, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अभी हम आप लोग को बताएं। और 66.5 डिग्री उत्तर में है, उसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। और इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर हम आते हैं तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 डिग्री जब दक्षिण में जाते हैं और, तो ये होता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है? और इसमें क्या किया गया है कि इसमें पृथ्वी को 3 तरह के जोन में बांटा गया है। ठीक है? हीट जोन में, यानी कि 3 तरह के कटिबंध में। वो तीनों कटिबंध क्या है? तो एक देख सकते हैं, एक है उष्ण कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध, और एक होता है शीत कटिबंध। 3 तरह के कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं? तो ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा है, इसके बीच का जो एरिया, यहाँ पे आप लोग को जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, इसको उष्ण कटिबंध, यानी कि इसको टोरिड जोन कहते हैं। तो टोरिड जोन क्या होता है? तो वैसा जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रहता है, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी रहता है। ठीक है? और यहाँ पे ठंडा उतना महसूस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे साल भर लगभग एक जैसा, यानी गर्मी ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज का जो धूप है वो बिल्कुल सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहता है। ठीक है? इसके ऊपर का भाग जो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कलर में, वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। ये उत्तर की तरफ है तो ये उत्तरी शीतोष्ण हो गया, और ये दक्षिण की तरफ है तो ये दक्षिणी शीतोष्ण हो गया। यानी कि कर्क रेखा और जो
उत्तरी ध्रुव वृत्त है उसके बीच और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच, ये जो रेड कलर में दिख रहा है दोनों साइड, ये दोनों शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि टेम्परेट जोन है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं। और ये जो ग्रीन वाला जोन है इसमें ज़्यादा गर्मी रहता है। और ये जो शीतोष्ण कटिबंध है दोनों साइड, उत्तर वाला भी और दक्षिण वाला, इन दोनों में ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। और ये जो वाइट कलर का आप लोग को एरिया दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ध्रुव हो गया पोल, और यहाँ पे हो गया जो आर्कटिक सर्कल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त है। इन दोनों के बीच का जो जगह है ये बहुत ज़्यादा ठंड होता है। और इधर जो वाइट कलर का दिख रहा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव किसको कहते हैं, जो यहाँ पे पृथ्वी का एकदम बिल्कुल लास्ट का पोजीशन है नॉर्थ में और साउथ में, इन सबको पोल कहा जाता है, यानी ध्रुव। उत्तर की तरफ वाला को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ वाला को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये जो वाइट जोन आप लोग देख रहे हैं वाइट कलर में, वो शीत कटिबंध है। ग्रीन वाला हो गया उष्ण कटिबंध, ब्राउन वाला हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और वाइट वाला हो गया शीत कटिबंध। ग्रीन वाला यानी कि उष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध में यहाँ के मुकाबले यानी उष्ण कटिबंध से कम गर्मी पड़ता है, ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। और शीत कटिबंध में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, यहाँ पे साल भर बर्फ़ जमे होते हैं। आप लोग देखे होंगे जहाँ पे जो पोलर बेयर यानी सफ़ेद भालू रहता है, पेंगुइन रहता है, जहाँ पूरा बर्फ़ जमा हुआ रहता है, उस एरिया को कहा जाता है शीत कटिबंध, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। अब हम लोग का जो भारत है वो किस जगह पे पड़ता है, तो भारत जो है ना दो जोन में मिल के पड़ा है, ठीक है। आधा भारत जो है यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, इस तरह से जो आप लोग देखे होंगे, इस तरह से जो भारत का है, तो नीचे वाला दक्षिणी भाग जो है, जो साउथ पार्ट है इंडिया का, वो नीचे की तरफ पड़ता है, यानी कि टोरिड जोन में। आप लोग कभी अगर दक्षिण भारत जाएंगे चेन्नई के तरफ, तो उधर आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कौन से जोन में आता है, टोरिड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंध एरिया में आता है। और उसके ऊपर जैसे हम लोग का झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये इस साइड आता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आ रहा है टेम्परेट जोन में, इसलिए यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। और इसीलिए, और यहाँ के मुकाबले अगर आप दिल्ली में देखें और आप लोग चेन्नई में देखें, तो चेन्नई में ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है। और इस साइड का एरिया जो हो गया शीतोष्ण कटिबंध में है, इसलिए ज़्यादा गर्मी भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं इधर है, मतलब उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग ठंडे के दिन में भी जाएंगे ना उधर दक्षिण भारत में, तो आपको स्वेटर पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा ठंड नहीं रहता है, ठीक है। तो हम आप लोग को समझा दिए कि पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने भाग में बटे, 3, एक उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध, एक शीत कटिबंध, ठीक है। ये सबसे गर्म जगह, ये उससे कम गर्म, और ये सबसे कम गर्म यानी कि सबसे ठंडा जगह, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में समझते हैं। तो अभी हम आप लोग को समझा दिए थे कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं हैं, यानी कि जो इस तरह से रेखाएं हैं, इसको हम लोग ये अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और ऊपर से नीचे जो है उसका देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये दोनों रेखाओं का जो है किसी जगह का स्थिति बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये जो देशांतर रेखा है इसका यूज समय के लिए भी होता है, ठीक है, समय दिखाने के लिए भी इसका यूज होता है। कैसे होगा अभी हम आप लोग को समझाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, वे काल्पनिक लंबवत रेखाएं। देखिए अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखाएं, कोई भी रेखा है वो सब काल्पनिक है, रियल में एक भी रेखा नहीं है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना, उसको हम लोग बस कल्पना किए हुए हैं कि ऐसे है। तो वे काल्पनिक लंबवत रेखाएं हैं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अर्धवृत्ताकार रूप में पाए जाते हैं। देखिए देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार हैं, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं पूरा वृत्ताकार था, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है,
और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारा रेखा दिख रहा है आप लोग को। ये जो दिख रहा है जैसे देखिए 60 डिग्री उत्तर, ये 40 डिग्री उत्तर, ये 20 डिग्री उत्तर, इस तरह से फिर यहाँ 0 डिग्री आ गया जो भूमध्य रेखा हो गया। इसके बाद फिर 20 डिग्री दक्षिण हो गया, 40 डिग्री, इस तरह से ये पूरा वृत्त है, इस तरह से गोल घूमा हुआ है। ठीक है, यानी अक्षांश जो होते हैं पूरा वृत्त होते हैं। लेकिन ये जो देशांतर आप लोग को दिख रहा है ये ऊपर से नीचे ये सब लाइन, ये बस एक साइड से है। इधर का उत्तर ध्रुव से स्टार्ट हुआ और इधर गया और दक्षिणी ध्रुव में ख़त्म हो गया। मतलब ये बस आधा तक बना हुआ है, आधा आधा। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, 360 है। ठीक है, तो देखिए वे काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक लंबवत रेखाएं हैं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अर्धवृत्ताकार रूप में जाती है। ये अभी हम आप लोग को बताएं, इन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है और इनका उपयोग किसी स्थान की पूरब पश्चिम, अभी हम आप लोग को बताए थे कि जो बीच मतलब दाहिने साइड और बाएं साइड जाते हैं तो पूरब और पश्चिम होता है। तो पूरब पश्चिम का स्थिति बताने के लिए देशांतर का यूज होता है और उत्तर दक्षिण बताने के लिए अक्षांश रेखा का यूज होता है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो हैं, इसको फिर से बड़ा करके आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ये रेखाएं हैं, कोई भी अक्षांश रेखा अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, तो इनके बीच का दूरी कहीं भी नापेंगे हम लोग तो सेम आएगा। लेकिन देशांतर रेखा को देखिए आप लोग, ये दो रेखा को बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा दूर हुआ, उससे ज़्यादा दूर, उससे ज़्यादा दूर, इस तरह से बीच में जो भूमध्य रेखा है उसमें सबसे ज़्यादा दूर होगा, फिर इधर से सामने होके फिर ध्रुव में जाके सट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे है इसका, भूमध्य रेखा के पास। तो भूमध्य रेखा के पास इसका जो दूरी है, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वो कितना है, 111.32 किलोमीटर लगभग होता है। समझ गए। अब देखिए अक्षांश रेखा का जो बिल्कुल बीच वाला है यानी कि भूमध्य रेखा, इसको तो हम लोग बता दिए कि ये भूमध्य रेखा है जो बिल्कुल बीच से जा रहा है। ठीक है, जो बिल्कुल बीच से 0 डिग्री में है, बिल्कुल बीच बीच में, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटे। देखिए ये पृथ्वी टेढ़ा है इसलिए आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे आधा नहीं हो रहा है, 0 डिग्री यहाँ पे, इसको थोड़ा टेढ़ा है इसीलिए लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो जो पृथ्वी को दो भागों में बांट दे तो ये अक्षांश वाला तो ईजी है, हम लोग को पता चल जाता है जो बिल्कुल बीच में जाए। लेकिन देशांतर में सब तो आधा वृत्त है। अब हम किसको मानेंगे मेन वाला, मतलब जिसके दाएं या बाएं हम लोग गिनेंगे तो उसको कैसे नापेंगे। तो देखिए, तो जितने भी देश है सभी ने मिल के, ठीक है, सभी ने मिल के एक जगह को फिक्स किया, उस जगह को 0 डिग्री माना गया। मतलब ये वाला जो रेखा दिख रहा है आपको 0 डिग्री, ये वाला, ये 0 डिग्री है। तो ये कहाँ से, ये लंदन में ग्रीनविच एक जगह है, वहाँ से होके गुजरने वाला जो रेखा है वहीं से 0 नापते हैं और इसके इधर जैसे जाएंगे वैसे डिग्री बढ़ते जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह इधर जाएंगे तो भी बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों तरह की रेखाएं हैं इनका यूज हम लोग किसी जगह को बताने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम भारत का बात करें, ठीक है, तो भारत का हम अभी मैप दिखाते हैं आप लोग को, रुकिए। जैसे देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ से देखिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे ये भारत है, ठीक है। अब भारत भी तो पृथ्वी में ही है कहीं पे, तो भारत के ऊपर से भी तो इस तरह से बहुत सारी रेखाएं जाती होगी, यानी अक्षांश रेखाएं, और इधर से बहुत सारी देशांतर रेखाएं भी गुजरती है। आप लोग देख सकते हैं पीछे लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, तो एक होता है अक्षांश विस्तार। देखिए आप लोग को यहाँ पे एक लाइन है नीचे, जहाँ से भारत शुरू हुआ है यहाँ पे भारत ख़त्म हुआ है। तो अक्षांश विस्तार क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पे कितना में स्टार्ट है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो हम और जूम कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिख रहा है भारत जो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट में। ठीक है, ये जो लिखा हुआ इस तरह से इसको मिनट में पढ़ते हैं, मिनट पढ़ते हैं। ठीक है,
तो भारत का अक्षांश कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ बीच में हो गया 0 डिग्री वाला यानी कि भूमध्य रेखा, भारत उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत का यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो उत्तर लिखाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह से नीचे साइड इंडिया है ना, तो ये 8 डिग्री में स्टार्ट है और यहाँ पे जो ऊपर में है इंडिया इस तरह से, तो वो कितना है? 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 37 डिग्री और 6 मिनट, ये अक्षांश विस्तार हो गया। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और इसी तरह ऊपर से भी नीचे रेखाएं हैं। अगर हम देशांतर का बात करें इंडिया का, तो देशांतर कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जो भारत है यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे भारत ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत का जो देशांतर है वो कितना है? जूम करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 68 डिग्री और 7 मिनट। अब ये क्या रहेगा? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जिस तरह से भारत उत्तरी गोलार्ध में है उस तरह से भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है। मतलब जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये हो गया उत्तर दक्षिण वाला भाग, और ये जो बीच वाला लाइन है वो, तो भारत उत्तर में भी आता है, मतलब इस एरिया में भारत आएगा, उत्तर में भी और इधर से पूरब में भी। तो इसीलिए ये जो 68 डिग्री और 7 मिनट है ये पूरब बोलेंगे, ईस्ट, और यहाँ पे 97 डिग्री और 25 मिनट पूरब। मतलब आप लोग भारत का अक्षांश और देशांतर समझ गए कि भारत का अक्षांश कितना से स्टार्ट हुआ है? भारत का अक्षांश स्टार्ट हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से, ख़त्म हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट में। ठीक है ना, ये उत्तर में हो गया, दोनों उत्तर। और देशांतर का बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। समझ में आ गया? अब एक चीज़ समझते हैं हम लोग, मानक जो होता है, मानक याम्योत्तर या मानक समय क्या होता है, मतलब समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब जैसे देखिए पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, आपको पता है। अब देखिए सूरज, मान लीजिए कि सूरज इस साइड है, ठीक है, ये सूरज है, और भारत में पूरब इस साइड है, पश्चिम इस साइड है, उत्तर इस साइड है, दक्षिण इस साइड है, ये आप लोग को पता है। तो पहले सूरज किसको दिखेगा? आपको पता है पृथ्वी कैसे घूमता है? इस साइड से उत्तर तरफ से आता है और दक्षिण की तरफ ऐसे गोल घूमता है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पूरब का भाग है अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का जो सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को सूरज सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, और फिर जब घूम के पूरा ये यहाँ का गुजरात जो है पश्चिम वाला जब इधर आएगा इस जगह पे, तब जाके उसको सूरज दिखेगा। तो इन दोनों के बीच का समय कितने में? लगभग 2 घंटा का है ना, 1 घंटा 45 मिनट का लगभग अंतर है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटा पहले ही सूरज उग जाता है और गुजरात में 2 घंटा बाद सूरज उगता है। लेकिन हम लोग टाइम दोनों के लिए सेम रखे हैं। जब सुबह सूरज उगता है तो उसको सुबह बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ का समय और यहाँ का समय अलग नहीं रखे हैं, सेम रखे हैं। क्यों सेम रखे? क्योंकि देखिए पूरा भारत का एक समय रखा गया है। हम लोग सूरज के ही स्थिति से टाइम को डिसाइड करते हैं ना। जब सूरज दिख रहा है तो सुबह हो गया, फिर दोपहर में जब हम लोग का जो परछाई है एकदम छोटा हो जाता है उस समय दोपहर हो जाता है, और जब सूरज डूब जाता है शाम हो जाता है। तो यहाँ पे सूरज डूबने का समय अलग है, यहाँ पे सूरज डूबने का समय अलग है। तो समय तो दोनों का अलग होना चाहिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि भारत में ट्रेन जो चलता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। बहुत सारा ट्रेन यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात भी जाता होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग रहे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सा टाइम पर निकले। ठीक है, इसीलिए पूरा इंडिया के लिए एक टाइम फिक्स किया गया है, और वो कौन सा है? तो देखिए ये जो दिख रहा है आप लोग को 82 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री इसको बोलेंगे। ठीक है, 82 और हाफ। तो ये जो है
यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो डॉट डॉट लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, ये वाला लाइन मानक यामोत्तर लिखा हुआ है, देखिए। तो ये जो है इसी के अनुसार भारत का टाइम को डिसाइड किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नामक जगह से गुजरता है, ठीक है। तो इसी के अनुसार जो भी टाइम है सेट किया गया है पूरा इंडिया का। और एक चीज़ देखिए, अब पूरा वर्ल्ड के बारे में, ये तो हम लोग इंडिया के बारे में समझे, पूरा वर्ल्ड के बारे में समझते हैं। देखिए ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। अब पूरा वर्ल्ड में अभी हम कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे कि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से जो लाइन जाता है उस लाइन को बोला गया प्रमुख यामियोत्तर। अब इसके इस साइड जब जाएंगे तो पूरब होगा, इसके इस साइड जाएंगे तो पश्चिम, यानी इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो इस साइड देखिए, इसका इस साइड भारत है, देखिए भारत है ना पूरब की तरफ। तो समय का निर्धारण कैसे होता है, तो देखिए ये जो है ये जगह बीच वाला, आप लोग ये देखे होंगे कि क्रिकेट मैच जो चलता है, अगर इंडिया का टीम कहीं दूसरे देश में जाके खेलता है, जैसे मान लीजिए लंदन में ही खेल रहा है जाके, ठीक है। तो मान लेते कि वहाँ पे शाम का 4 बजे कोई भी मैच स्टार्ट होना है, तो इंडिया में वो कितना बजे स्टार्ट होगा पता है आपको? इंडिया में वहाँ से 5.5 घंटा आगे, 5 घंटा और 30 मिनट आगे। मतलब अगर मान लेते हैं कि 4 बजे यहाँ पे अगर स्टार्ट हो रहा है कोई मैच ना लंदन में, तो भारत में उतना ही बजे, 4 बजे के समय में भारत में कितना बजेगा? तो भारत में बजेगा 9:30, वो भी रात का, ठीक है। मतलब इंडिया का जो टाइम है वो जो प्रमुख यामियोत्तर है, यानी प्राइम मेरिडियन जो है बीच वाला लाइन, इससे 5.5 घंटा पहले है। क्यों पहले? क्योंकि ये पूरब की तरफ है और सूरज पूरब की तरफ से उगता है ना, तो इसीलिए इधर जो देश है, यानी कि ये प्रमुख यामियोत्तर जो है इसका पूरब की तरफ जो देश है, इसमें समय जल्दी होगा। जैसे भारत से भी आगे कोई और देश है, उसमें और ज़्यादा जल्दी समय हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंडिया से भी और ज़्यादा आगे वो रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग देश ना अपना हिसाब से अलग अलग समय का निर्धारण करके रखे हुए हैं। कोई कोई देश जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनमें 2-3 जो मानक समय है ना वो रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए क्यों वहाँ पे अलग टाइम होता है, क्यों यहाँ अलग टाइम होता है? क्योंकि हम लोग पूरब में हैं, तो पूरब में जल्दी सूरज उग जाता है, यानी कि सुबह जल्दी हुआ तो शाम भी तो जल्दी होगा, रात भी जल्दी होगा यहाँ के मुकाबले में, ठीक है। समझ गए ना? और इधर जैसे जाएंगे तो यहाँ पीछे होगा, और मतलब इधर जैसे जैसे बढ़ते हैं समय आगे हो जाता है। समय आगे का मतलब समय ज़्यादा बीता हुआ मिलेगा। अगर यहाँ दोपहर 12 बज रहा है तो इधर अगर हम लोग जाएं तो इधर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा टाइम, मतलब कि दोपहर का 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। और अगर इधर जाएंगे तो इधर अभी सुबह का टाइम चलेगा। यहाँ अगर दोपहर चल रहा है ना, तो यहाँ सुबह का 11 बज रहा होगा, उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो सुबह का 10 बज रहा होगा, उससे पीछे जाएंगे तो 9 बज रहा होगा, और पीछे जाएंगे तो 8 बज रहा होगा, और बहुत ज़्यादा पीछे चल जाएंगे तो ऐसा पता चलेगा कि वहाँ अभी रात हो रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक लाइन देखिए, देशांतर में 15 डिग्री बढ़ने पर 1 घंटे का अंतर हो जाता है। जैसे हम अभी आप लोग को बताए थे कुछ देर पहले कि अक्षांश में डिग्री कैसे नापते हैं, उस तरह देशांतर में भी नापते हैं डिग्री। देशांतर में डिग्री कैसे नापेंगे? देखिए मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है। ये बीच वाला जो ग्रीनविच है, जो लंदन से होके जाने वाला लाइन है, उसको हम 0 डिग्री मान लिए। अब इससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ पे बीच में जो केंद्र है, यहाँ से यहाँ का कोण नापेंगे, कितना कोण बन रहा है। अगर 30 डिग्री बन रहा है तो ये 30 डिग्री हुआ, और ये जो रेखा यहाँ से होके जाएगा वो 30 डिग्री देशांतर कहलाएगा। समझ गए? तो इस तरह से अगर हम लोग 15 डिग्री बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि जैसे देखिए यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 2 बज रहे हैं, मान लेते हैं 2 बज रहा है यहाँ 30 डिग्री वाला लाइन में, इसमें जितने भी देश हैं वहाँ 2 बज रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे देश पड़ेंगे ना, ऊपर भी देश हैं, नीचे भी देश हैं, तो इस लाइन में जितने देश से मान लेते हैं कि वहाँ 2 बज रहा है। अब 30 डिग्री के बाद हम एक और जगह लेते हैं जहाँ पे 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, और ये जो लाइन हम खींचे इस देशांतर पर अभी 45 डिग्री देशांतर है, तो यहाँ कितना बजेगा?
तो 15 डिग्री, देखिए यहाँ पे 15 डिग्री बढ़ा है ना, 30 से 45 हुआ यानी 15 डिग्री बढ़ा। तो 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर हो जाता है। मतलब अभी हम अगर यहाँ बोल रहे हैं आप लोग का कि यहाँ 2 बज रहा है, तो ये वाला 30 डिग्री में अगर 2 बज रहा है 30 डिग्री देशांतर में, तो 45 डिग्री देशांतर में 3 बजेगा, क्योंकि 15 डिग्री हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं 1 घंटे का अंतर हो जाता है। उसी तरह अगर हम 15 डिग्री पीछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पे एक लाइन और लेते हैं जो कितना डिग्री में है, 15 डिग्री में है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बज रहा है ना, तो यहाँ पे 1 बजेगा। मतलब 15 डिग्री वाला में 1 बज रहा है, 30 डिग्री वाला में 2 बजेगा, 45 डिग्री वाला में 3 बजेगा, इससे आगे और जाएंगे 60 डिग्री वाला में तो 4 बजेगा। मतलब हर 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। पीछे जाएंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, आगे जाएंगे पूरब की तरफ तो 1 घंटा वहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। आप देखिए प्रमुख जो याम्योत्तर है, तो ये हम आप लोग को समझा ही दिए। जो मेन वाला जो लंदन से जाने वाला रास्ता है बीच वाला, उसी को हम लोग प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। और इसी के हिसाब से पूरा दुनिया में टाइम सेट किया गया है। कि जैसे आप लोग कभी मोबाइल में टाइम सेट करते होंगे तो वहाँ पे +5:30 इस तरह से लिखा हुआ मिलता होगा। ये +5:30 क्या है? क्योंकि अभी हम आप लोग को बताएं कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है इंडिया में ये टाइम होता है। अलग देश में फिर जितना मतलब बीच वाला समय से कितना आगे या पीछे है, यानी लंदन से तुलना कर सकते हैं। लंदन से इंडिया 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए +5 है। अगर लंदन से कोई देश 5 घंटा पीछे है तो उसमें माइनस में 5.5 लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए पुराने समय में समय निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर माना जाए और इसका मान 0 डिग्री, मतलब ये बीच वाला को 0 डिग्री नापा गया है, ठीक है। और देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है? 360 है, ठीक है। कैसे 360 है? तो ये 0 वाला यानी कि प्रमुख याम्योत्तर के दाहिने साइड टोटल 180 लाइन है और इधर टोटल 180 लाइन है, यानी कि टोटल मिला के 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, तो अभी तो इसका जवाब हम आप लोग को बता ही दिए कि अलग अलग जगह में, जैसे हम इंडिया का ही बात करें तो अभी हम बताए थे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। तो अगर हम लोग वैसा टाइम सेट करके रखते हैं तो ट्रेन है या फिर और भी कुछ है तो वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा ना ट्रेन का टाइम। अगर अरुणाचल प्रदेश में शाम का 4 बजे कोई ट्रेन है, तो अगर हम लोग अलग अलग जगह का टाइम के अनुसार बात करें कि अगर दोनों जगह का टाइम अलग रखा जाए, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे का कोई ट्रेन है तो वही ट्रेन वहाँ पे गुजरात में आपका कितना लगभग 2 घंटा लेट यानी कि 6 बजे दिखाएगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अनुसार 4 बजे और गुजरात के अनुसार 6 बजे। तो ये दोनों तो कंफ्यूज रह जाएंगे ना कि 6 बजे ट्रेन है कि 4 बजे, मतलब समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए एक टाइम को फिक्स किया गया और वो किस जगह से होके जाता है, तो वो देखिए भारत में जो मानक समय है, मतलब किस जगह के अनुसार समय को फिक्स किया गया है भारत का, तो जो 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूरब वाला जो देशांतर है उसी को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है और उसी के अनुसार पूरा देश का समय को निर्धारित किया गया है, ठीक है। और ये जो देशांतर रेखा है ये कहाँ से होके गुजरता है, तो ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है, ठीक है ना। तो ये सब हम आप लोग को पहले ही समझा दिए। देखिए ये सब हम समझा चुके हैं ना आप लोग का। ये जो जो है ये लाइन जो 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट में है, इसी के अनुसार भारत का समय निर्धारित किया गया। मतलब यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में है वो भी इसी के अनुसार अपना घड़ी सेट करेगा और यहाँ गुजरात में जो है वो भी इसी जगह के अनुसार अपना टाइम सेट करेगा, ठीक है ना। पूरा इंडिया के लिए यही जो
इस लाइन में जो टाइम होगा वही पूरा इंडिया का टाइम होगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इस तरह से पृथ्वी और इस तरह से अक्षांश रेखाएं, तो दो अक्षांश रेखा के बीच का जो जगह है, इस जगह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कटिबंध। अभी ताप कटिबंध हम लोग पढ़े थे। इस तरह से दो देशांतर रेखाओं के बीच में भी तो कुछ जगह है, उस जगह को गोर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।